गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज का आज हमारा डे 123 है। सलेबस हो गया था, रिवीजन हो गया था, फिर हमने स्टार्ट कर लिए थे मॉक टेस्ट। आज मॉक टेस्ट नंबर 18 है। हमेशा की ही तरह हर मॉक टेस्ट के अंदर वही इजी सवालों से स्टार्ट करते हैं। कुछ मॉडरेट सवाल भी होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट सवाल भी होंगे। साथ ही में आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, अगर इजी सवाल दिखता है तो नोटबुक पेन साथ में लेकर के बैठें। कोशिश करें कि उसका मैक्सिमम पार्ट आप माइंड में डील कर लें, या फिर कम से कम आपको लिखना पड़े। यही स्थिति मॉडरेट सवालों के लिए है। डिफ़िकल्ट सवालों को सोल्व करना ही पड़ेगा। और इस सेशन में भी मैंने 7-8 सवाल ऐसे शामिल किए हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और 3-4 नई चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक, क्लासेस के PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ एग्जाम रिलेटेड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखना जरा इसने क्या कहा। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी की हेल्प से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। रीड करना आ गया सवाल कि देखते ही पता चल रहा है कि सवाल की लैंग्वेज आसान है, इजी वे में सोल्व हो जाएगा। इजी वे में सोल्व होगा तो क्या करना है, कम से कम लिखना है। यही सीखा था। क्या करोगे भाई, टाइम का एलसीएम ले लो। 3, 6, 9 का कितना आ गया, 18। टोटल वर्क 18 है। नीचे सी से करवाना है, सी की इफिशियंसी चाहिए। ए की सीधे निकल जाएगी, बी की निकल जाएगी, सी की सीधे नहीं निकलेगी, तो क्या करो, तीनों की निकाल लो। 18 काम 3 दिन में करते हैं, तीनों की क्षमता कितनी है, 6। ए, बी और सी की इफिशियंसी होगी, ए और बी की लेस कर दो। ए की कितनी होगी, 18 में 6 का डिवीजन किया 3 आ गया, 18 में 9 का डिवीजन किया 2 आ गया। तो क्या हुआ, 18 में 1 का डिवीजन कर दो 18 आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे इतना ही लिख करके डील करना है, इसके अलावा आपको और ज्यादा चित्रकारी नहीं करनी। सवाल नंबर 2 देखना। यूनिट डिजिट का अपना सवाल है, इकाई का अंक। क्या सीखा था भाई, क्या सच में यूनिट डिजिट निकालते हैं तो पहले जो डेटा दे रखा है 164, उसमें आपको पता है कि 16 की नीड नहीं है, सिर्फ 4 की वजह से यूनिट डिजिट आएगा। पावर 169 दे रखी है, उसका भी रोल नहीं है। अंतिम 2 अंकों को ही टारगेट करते हैं। रीजन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे, एक एक बात आपको एक्सप्लेन करके बता दी थी। तो असल में एग्जामिनर अगर ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछता तो भी आपका काम चल जाता। क्या इसे लिखने की नीड थी, नहीं, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। करना क्या था, करना सिर्फ ये था कि इसके अंदर 4 का डिवीजन कर दो। अगर पूरा पूरा डिवीजन चला जाता है यानी रिमाइंडर 0, तो क्या करोगे, पावर 4 को सोल्व करना है और उसका भी यूनिट डिजिट ही लिखना है। दूसरा काम, अगर रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3, तो उसको सोल्व कर दो। 68 तक तो डिवीजन हो गया, तो 4 की पावर 1 बचा, इसका मतलब 4 की पावर 1 4 हो गया। असल में आप चाहते तो ये लिखने की नीड नहीं थी, एग्जाम में सवाल यहां से स्टार्ट होता। 37 में डिवीजन किया, 4 का रिमाइंडर 1 आ गया, 3 की पावर 1 3 होगा। 26 में डिवीजन किया, रिमाइंडर 2 आ गया, 7 का स्क्वायर करोगे, 7 की पावर 2 49 की वजह से 9। अब देखना यहां पर 7 में से 9 लेस करोगे तो 2 आएगा माइनस का, -2 कभी भी यूनिट डिजिट तो होगा नहीं। तो क्या करें, तो ऐसे केसेस में हमने सीख रखा है, इसको 17 बना लो, -9 करोगे तो इसकी वजह से यूनिट डिजिट आपका 8 मेंटेन होगा। ये पार्ट लिखने की नीड नहीं है, स्क्रीन पर दिख रहा है, सब कुछ लिख करके दे दिया, उसे फिर से लिखने की नीड नहीं है। इतना सा पार्ट करते, 7 - 9 साफ साफ दिख रहा है, 17 में से 9 लेस कर दिया, 8 आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक सवाल और देखना भाई, क्या कहा, एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 65, गर्ल्स कितनी है भाई 35। क्या कहा, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात। इससे आसान और क्या होगा, 30 लड़के 35 लड़कियां, टोटल 65। रेशियो लेना है, लिखने की नीड नहीं है। 30 35, 5 का डिवीजन कर दिया, 6:7। तो ये सवाल ऐसा था, इनको शामिल करने का मॉक टेस्ट के अंदर। जैसे अमूमन बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, अब देखो हर बच्चे का स्तर एक जैसा नहीं होता, कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं,
कुछ ऐसे भी होंगे 2 साल से, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है। रीज़न ये है कि आप रेलवे की हुई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो जो रेलवे की हो चुकी है, उसके साथ अपने मॉक टेस्ट का कंपैरिजन करें। समझदार आदमी की तरह थोड़ा सा सोचें, ये ना कहें कि सर ये तो एकदम आसान है, कई बार डिफ़िकल्ट करवा देते हैं तब कहते हैं ऐसा रेलवे में पूछा नहीं जाता। मुद्दा ये है कि आप एन डायरेक्शन में सोचेंगे, उसका तो कोई समाधान नहीं है। टीचर को अपने हिसाब से करने दो। रेलवे के कंपैरिजन में मॉक टेस्ट का लेवल हाई रहता है। मॉक टेस्ट एसएससी के करेंगे तो जाहिर सी बात है एसएससी से लेवल थोड़ा सा हाई लेकर के चलेंगे। हर सवाल का लेवल हाई नहीं कर सकते, वरना फिर वो रिलेवेंट, वो अपना जो मॉक टेस्ट है वो रिलेवेंट ही नहीं रह पाएगा उस एग्ज़ाम के। तो हर टाइप के सवाल शामिल किए हैं। आसान आते हैं तो कैलकुलेशन माइंड में करो, किसने रोक रखा आपको? आप ढर्रा वो छोड़ना नहीं चाहते कि ABC मान करके करेंगे सारी की सारी चीज़ों को और उसके थ्रू टाइम भी किल होता है, लेकिन सवाल सोल्व होते हैं। सवाल ही सोल्व नहीं करने हमें, आसान सवाल आपको दिखे तुरंत के तुरंत माइंड में डील करो। मुश्किल लगते हैं या मॉडरेट लगते हैं तो कम से कम लिखने का प्रयास करो। ये अपना उद्देश्य है मॉक टेस्ट से सीखने का। नंबर देखना क्या दिया, 2.142 का बार। क्या सीखा था भाई? सीधे सीधे ये बात सीखी थी, पॉइंट के बाद कितने नंबर पर बार है? 2 पर। तो क्या आ गया? 2 बार 9। कितने पर नहीं है? 1 पर नहीं है, 0। फिर क्या करना है? पूरे नंबर को, पॉइंट भी हटा दो, बार भी हटा दो। क्या बचा? 2142। क्या लेस करना है? जिसके बार नहीं है 21 लेस करना है। 2142 में से 21 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2121। अब ऊपर वाली बात P बता रहा है, नीचे वाली बात Q बता रहा है। P प्लस Q को जोड़ोगे तो ये तो मामला 3100 कुछ चला गया। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो क्या किया होगा उसने? कट किया होगा ऊपर नीचे। किससे कट हो रहा भाई? ये ओड नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटता हुआ दिख रहा है। 707 टाइम्स और ये 330। क्या कह रहा है आपसे कि P प्लस Q की वैल्यू बताओ, ऐड करना जरा। 700, 300, 1000, फिर 37। ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट 1037। तो इन बातों को सीखने का प्रयास करें कि कम से कम कैसे लिखा जाए, और इससे भी कम लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मैं तो राइट का पार्ट भी नहीं लिख रहा, सीधे सीधे ही जुड़ रहा है, बाई ऑप्शन हेल्प ले ली उस चीज़ की। तो इम्प्रूवमेंट आपका यहाँ होगा। लाखों बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में बैठते हैं, उनको नॉलेज होता है, सिर्फ स्पीड की वजह से वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। देखना, दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उस संख्या को किस संख्या से गुणा करें? सिंपल है, अपने आप में कोई भी नंबर लोगे आप 10, 15, 20, XYZ, वो अपने आप में 100% है। 25% का इंक्रीज करके फिर नंबर बताना है तो उस संख्या का 125% निकाल दो। अगर संख्या मेरी 15 है, उसका 125% निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो असल में क्या है? ओरिजिनल नंबर, और उसमें 25% हमने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब हमने 15 को 125% से मल्टीप्लाई किया। 125% क्या होगा? 25 से कट रहा है, ऊपर 25 5 बार, नीचे 100 है 4 बार। किससे गुणा किया भाई? 5/4 से। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए भाई, सवाल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा, क्या कहा देखो। गोलार्ध हेमिस्फेयर दे रखा है, उसका वॉल्यूम है 24251/2। रेडियस पूछी है, सोल्व कैसे करोगे भाई? वॉल्यूम लिखा जाता है किसी भी हेमिस्फेयर का 2/3। पाई के लिए इसने एक विशेष बात कह रखी है कि 22/7 यूज करना है, मतलब उसे यूज करना है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शंस एकदम क्लोज बना देता है। किस हिसाब से? कि बच्चा पाई को यूज करेगा, पाई की जगह अगर 22/7 लिखेगा तो कोई और रिजल्ट आएगा, अगर वो 3.14 लिखेगा तो कोई और रिजल्ट आएगा। कि हजारों के अंदर रिजल्ट आ रहा है 10,000 से नीचे, तो ये वेरिएशन 2-3 का हो जाता है। अब एग्जामिनर चलते चलते चालाकी ये करता है, आपको कई बार कह देता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आप 22/7 लिखते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट आता है, और बड़े ही पास पास वो ऑप्शन डाल करके रखता है कि बच्चा 22/7 लेगा तो ये रिजल्ट आएगा, और जो मैंने कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है उसकी वजह से ये रिजल्ट आएगा। तो ऐसा हो सकता है आपकी एग्जाम में, एसएससी में ऐसा कई बार हो चुका है। तो हो सकता है कि रेलवे के अंदर भी कुछ इस टाइप की बातें दे रखी हो, तो जहां कहीं भी सवाल आप मेंसुरेशन का देखें और उसमें आप ये पाएं कि पाई बराबर ये लेना है, उसी को लेना है। ठीक है,
बाकी आपका मन करे तो 22/7 लो या 3.14 लो, काम चल जाता है। चलो रेडियस क्या है भाई, रेडियस तो फाइंड ही करनी है। इक्वल्स टू में क्या बात दी उसने, देखना सोल्व करके लिख लेते हैं। डिवीजन में तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऊपर देखो 25 2 50 और 1 51, 24 2 48 आ गया। इसे सोल्व करना भी अपने आप में एक सिंपल सी आर्ट है। वैसे तो ये आर्ट आपको आनी चाहिए। क्या, r³ दे रखा है, क्यूब रूट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, r आएगा। अब पेयरिंग कुछ इस हिसाब की करनी है जिसकी वजह से आपका परफेक्ट रिजल्ट आ जाए। जैसे ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 गुणा 2 4, ठीक है। तो क्या बचेगा, आंसर क्यूब रूट में दे रखे, उसने नहीं दे रखे, मतलब पूरा सोल्व होगा। 1 2 आप इससे उठा लो, नीचे भेज दो। नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ गया। इसके पास क्या बचा, 11 बचा। 3 7 अलग है तो इसका मतलब 11 से फिर कैंसिल आउट ही होगा, जाहिर सी बात। और तो कोई समाधान नहीं है कि 11 नीचे आ जाएगा, उसका क्यूब रूट कर देंगे, कटेगा। 4 बार कटा, 4 बचा, फिर से आपके पास 45, 4 बार, फिर 1 बचा, 441। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 7 गुणा 3 21, ये 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब ऊपर, नीचे 2 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा भाई 21/2, 10.5। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है ऐसे सवालों को सोल्व करते टाइम कि इनकी पेयरिंग आपको कैसे करनी है। रैंडम अगर हवा में सोल्व करना स्टार्ट कर दो कि इससे काट लूँ उससे काट लूँ, 3 से भी कट रहा है क्या, 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नहीं, सब कुछ अवॉइड करना है। कॉमन सेंस अप्लाई करो। यहाँ स्क्वायर बन रहा था, यहाँ आपको दिखेगा कोई ना कोई पेयरिंग होती हुई आपको दिखेगी। अगर आपने बाई चांस मल्टीप्लाई करके रख दिया और नंबर बड़ा हो गया, फिर वो आपके वश में भी नहीं रहेगा क्यूब रूट कैसे करें। हालांकि क्यूब रूट भी आपको सिखाए गए हैं, लेकिन वो चीज़ें सीखें जिसकी वजह से हमारा टाइम बचता है। चलो भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर अपना क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप चाहें तो एक तरीका तो अपना ये है कि कुछ पार्ट आप इसका सोल्व कर दो, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू रख दो, ठीक है। एक तरीका ये है क्यों ना सीधे ही वैल्यू रखते। सीधे वैल्यू रखते टाइम जैसे अपने पास एक तो है कोट थीटा और एक है टेन थीटा। हर मॉक टेस्ट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा सवाल हमेशा ही रखता हूं जो आपका वैल्यू पुट करके सोल्व होता है। पर्पज उसका यही है कि वैल्यू पुट करने में एटलीस्ट आपके पास परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन नहीं होगा, वैल्यू पुट से कर ले जाएंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। परफेक्शन क्या कहता है भाई, टेन और कोट की सबसे आसान वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, क्योंकि इसे रखकर देखने की नीड नहीं है। कैसे, इसकी वैल्यू 1 1 और ये 2 इंटू में समथिंग आएगा। अब आपको भी पता है यहाँ 2 बना, वो 2 के गुणा में √2 आएगा। 45 तो लिखने की नीड ही नहीं थी, हट गया। क्या रखें फिर, 0 रख नहीं सकते, 90 रख नहीं सकते, मना कर रखा उसने। थीटा की वैल्यू 0 और 90 से 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। 30 और 60 बचता है। 30 या 60 लोगे तो इनके साथ √ मेंटेन रहते हैं, आपको भी पता है। 10 या कोट के साथ 10 30 1/√3 होता है, कोट 30 लोगे √3 होता है, ठीक है। यहां अगर आप वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या देगा, ये वाला 2/√3 लिखा जाएगा। क्या 60 रख सकते थे, 60 अगर आप रखेंगे इनके पास तो √3 रहेगा। अगर यहां 60 रखेंगे तो यहां पर कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कोस सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो रिजल्ट क्या देगा भाई, 2 इंटू में 2 4। तो एक बात बताओ, ये देखो धीरे धीरे आएगा ये सारा का सारा मामला कि क्या वैल्यू नहीं रख सकते। आपने देखा 45 डिग्री जस्टिफाई नहीं कर रहा, 60 डिग्री या 30 डिग्री रखेंगे, √3 लेफ्ट साइड में मेंटेन होगा। राइट साइड में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं 60 डिग्री रखने पर √3 आपके पास नहीं आएगा। तो क्यों रख कर देख रहे हैं फिर हम लोग, जिस चीज का समाधान ही नहीं है। तो क्या रखना अपने को यहाँ पर 30 रखेंगे, चेक करेंगे, अगर समाधान होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या, पीछे के किसी मॉक टेस्ट के अंदर आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। हालांकि रेलवे में उम्मीद नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन्वॉल्व कर दे। तो आपको सीधे सीधे इतनी ही बात ध्यान रखनी है, पैटर्न आपको बिल्कुल हर पैटर्न सिखाया जाता है। 30 रखते हो तो क्या होगा, √3 1/√3, √3 एलसीएम आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई 4/√3। इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 2/√3, 2 2 4 √3, जस्टिफाई हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, 30 डिग्री जस्टिफाई हो चुका है आपका।
tan 60 की वैल्यू यहां पर आपने लिख ली √3 माइनस sec 60 की वैल्यू आप लिखोगे तो यहां पर कितनी आ जाएगी आपके पास 2। फिर देखना जरा कोट 60 डिग्री की वैल्यू लिखोगे तो 1/√3 और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यहां पर आप रखेंगे। एक मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना हम लोगों ने? अच्छा, सेक यहां पर थीटा की वैल्यू तो 30 है ना, ये गड़बड़ कर दी हमने। 2/√3 30 डिग्री रखना था। ठीक है, यहां पर आपके पास 60 डिग्री आ गया, 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 बना, ये कट गया, 3 - 2 1 बचा। यहां देखो √3 + 2√3 तो ये 1 + 2√3 मेंटेन हो गया, ये कैंसिल आउट, इसके साथ मल्टीप्लाई। क्या करना होगा भाई? रेशनाइज करना होगा। रेशनाइज में या तो ऐसा कर दो, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ऐसा करो, इस नंबर को इधर मान लो, इसको इधर मान लो, तो रेशनाइज करोगे ऊपर चला जाएगा 2√3 - 1 और नीचे जब आप सोल्व करोगे तो कितना? 4 3 12 - 1 11। सारा कुछ सिखाया जा चुका है, तो ये पैटर्न है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई? कोट थीटा की जगह 1/10 लिख लेते, 10 एलसीएम 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाता। सेक स्क्वायर एक सेक से कैंसिल आउट हो जाता, सोल्व करते साइन 30 की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 बचती। तो वहां से हम लोग थीटा की वैल्यू 30 रख लेते, फिर इसे सोल्व कर लेते। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं। चलो अगला सवाल देखो। इस सवाल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या था? हमने ये पढ़ा था कि अगर 3 आपका 2 से बड़ा है, जो कि होता भी है, तो आप इस नंबर का स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो उस केस में क्या होगा? जो बड़ी वैल्यू है उसका रिजल्ट बड़ा आएगा और जो छोटी वैल्यू है उसका रिजल्ट छोटा आएगा। ऐसे ही अगर आप इसकी पावर 3 करते तो ये 27 आता, ये 8 आता। बात वही जस्टिफाई कर रही है कि 2 संख्याएं हैं, उनमें से एक बड़ी है एक छोटी है। आप उसका क्यूब करें, उसकी पावर 4 करें, पावर 5 करें, 6 करें, 10 करें, 100 करें, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है बड़ी वैल्यू का रिजल्ट बड़ा होगा, छोटी वैल्यू का रिजल्ट छोटा होगा। यहां पर हम लोग सीधे देख करके इन नंबर्स को नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो क्या करें? एक ऐसी अप्रोच अप्लाई करें जो सबके लिए हो। तो सबकी पावर आपको 1 करनी है। एक कहने का मतलब पहले नंबर की पावर 5 करी तो अगले की भी 5 करो, उससे अगले की भी, या फिर सभी का स्क्वायर कर दो, सभी का क्यूब कर दो। ये डिसाइड कैसे होगा? देखो, 2 की पावर 1/2 है, फिर 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 1/4, 6 की पावर 1/6। सब की पावर 12 कर देते हैं। क्यों? 2 3 4 6 का एलसीएम, पावर वाले केस के अंदर एलसीएम 12 आ गया। सभी की पावर आपने 12 कर दी, तो यहां क्या बचेगा? 2⁶। अगले में क्या बचेगा? 3⁴, उससे अगले में 4�3 और 6�2। ये क्या होगा भी? 8 8 64, 3 3 9 9 81, ये आपका फिर से 64, ये आपका 36। रिजल्ट क्या आएगा? सबसे बड़ी वैल्यू 81 है। किसकी वजह से क्रिएट हुई है भाई? 3⁻⁴ ये रिजल्ट हो गया। एग्जाम में क्या करना था? एग्जाम में ये तो नहीं करना था, ऊपर वाला पावर 12 करनी है। 2 की पावर 6 64 आ गया, 3 की पावर 3 81 आ गया, 4 की पावर 3 64 आ गया, फिर आपके पास यहाँ पर दे रखा है 6 की पावर 2। तो ये सीधे सीधे आप रिजल्ट निकाल ले जाएंगे यहाँ पर और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखना क्या कहा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली धारा में एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाती है। पानी में मोटर बोट की गति का पता लगाएं। देखना, असल में सवाल इतना सही है। एक बोट है, पहले डाउन स्ट्रीम में जाती है, फिर ये वाली बोट अप स्ट्रीम में आती है। यहाँ से यहाँ 12 किलोमीटर गई, वापस 12 किलोमीटर आ गई। टोटल टाइम 60 मिनट लगा, मतलब 1 घंटा। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3। तो इसका मतलब जाते टाइम स्पीड इसकी x+3 होगी और आते टाइम इसकी स्पीड x-3 होगी। जब भी कभी ये सिनेरियो आपका क्रिएट होता है तो हमने एक बात सीख रखी है, क्या? एवरेज स्पीड।
एक आदमी घर से ऑफिस इस गति से जाता है और वापस किसी दूसरी गति से आता था, यात्रा का कुल समय इतना था, तो पूछता था दूरी कितनी होगी। ऐसे सवाल हमने किए हैं। अगर आपको स्पीड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करना आता है, प्लस स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको एक डेल्टा का पैटर्न भी बताया था, वो अगर आपको आता है, तो ये मान के चलो स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर लगभग आपका जो मुश्किल वाला पार्ट है आपने कवर कर रखा है। हालांकि कुछ सवाल टिपिकल होते हैं, लेकिन आपने एक अच्छी जगह जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं उन पर कमांड क्रिएट कर दी है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करें, फिर स्पीड एवरेज करें तो बेटर रहेगा। स्पीड एवरेज निकालने का तरीका क्या था भाई, ट्वाइस ऑफ दिस वन इंटू दिस वन, गुणा करोगे, क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इन दोनों का एडिशन होगा, 3 से 3 कटा 2x। स्पीड एवरेज को टाइम से गुणा कर दें, टाइम 1 घंटा है, इक्वल में क्या आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी चली, 12 नहीं, डिस्टेंस चला है 24 किलोमीटर, क्योंकि पूरी 12 जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है। अब ये जो x माना है हमने, ये क्या है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। असल में वही आपसे पूछना चाह रहा है, स्थिर पानी में नाव की चाल। सोल्व करें, देखना जरा, एक्स स्क्वायर हो गया, ये इधर गुणा होगा माइनस का 24x और ये माइनस का 9 बराबर 0। ऑप्शन की तरफ गौर करना, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है, अंडर रूट में जा रहा मामला, तो इसका मतलब इसको सोल्व करने, फैक्टर करने में टाइम ही नहीं किल करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, श्रीधराचार्य का। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी, एक्स का मल्टीपल, तो ये हो गया 24, प्लस माइनस फिर क्या करोगे, 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 9 गुणा 1, सीधे ही लिख दिया। डिवीजन किसका, 2 का। अब देखो यहां पर एक काम की बात और निकलेगी, अगर चीजें आपको आसान करनी है तो पूरा अगर करोगे आप, 24 का स्क्वायर 576 हो गया, उसके अंदर 9 इंटू 4 36 ऐड किया, मामला चैलेंजिंग हो सकता है। तो चैलेंजिंग नहीं बनाना है, गौर से देखो, यहाँ 4 है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इस 2 का डिवीजन कर दो, इधर करोगे 12 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, इसे क्या रीड करो, 24 इंटू 24, क्या बचेगा, 24 इंटू में 6 और प्लस का 9 बचेगा। फिर सोल्व करना आगे, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पर, 12 प्लस माइनस, देखो ये तो 9 है, ये 3 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 8 है, 9 कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ अंदर समझना, इसका 2 बचा है, इसका 8 बचा है, 8 गुणा में 2 16, एक आपके पास यहाँ बचा था तो 17। अब मुद्दे की बात एक और है कि सर हम इस प्लस माइनस को साथ में लेकर के क्यों घूम रहे हैं। एग्जामिनर अगर सारे ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा बना देता जिसमें प्लस माइनस था, थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, इसे 3 कॉमन भी ले रखा उसने, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 17, ठीक है। तो ऑप्शन इस हिसाब से अपना एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन सी है। माइनस कहाँ गायब किया, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये आपके पास 4 है, वो अंडर रूट 17 है, अगर वो अंडर रूट 16 होता तो उसकी वैल्यू 4 निकल के आती, अंडर रूट 17 की वैल्यू 4 से कुछ तो बड़ी होगी, पॉइंटों में ही क्यों ना हो। अगर आप यहाँ 4 माइनस 4 पॉइंट समथिंग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। एक बात बताओ, बोट की स्पीड कब से नेगेटिव होने लग गई, नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इस वजह से आप इनिशियल लेवल पर इस चीज़ को लेकर के जरूर चल सकते हो, लेकिन हर चीज़ का रीज़न जानना कि इसका रीज़न क्या है। अलजेब्रा जब हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक बात आपको एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पर कब प्लस लिख देते हो, कब प्लस माइनस लिख देते हो, ठीक है भाई। आई होप बात अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 10, सवाल के स्टार लगा लेना। रीज़न ये था कि हमने इसे, रेलवे में सवाल देखने में नहीं आते, अब मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 स्टार लगा लो इसको, इसलिए कि हमने इसे पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन सवाल कर रहे हैं तो इसे सीखेंगे। ट्राइंगल एबीसी में जो डी है वो बीसी पर एक पॉइंट है, जैसे कि एडी एंगल ए का द्विभाजक है। एंगल ए का द्विभाजक है मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 2 हिस्सों में। ए बी ए सी और बी सी की वैल्यू दे दी और आपसे पूछ रहा है डी सी की वैल्यू क्या होगी। ये मान लो कोई हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ए बी सी, फिर क्या कह रहा था, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर देगा,
BC पर पॉइंट आपके पास D है, वैल्यू दे रखी है यहाँ से 11.7, इधर से आपके पास 7.8 और यहाँ से देखो 13। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस आपको आ गया है। अप्लाई क्या करना है आपको, साइन रूल। ठीक है, साइन रूल किस में अप्लाई करोगे, देखो ये एंगल तो ले लेना थीटा थीटा, और इसको अल्फा ले लेना, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, साइन रूल लगाओगे, साइन थीटा अपोन में बी डी, साइन अल्फा अपोन में ए बी आ गया। साइन थीटा अपोन में सी डी, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ही होगा, ये भी सिखाया था, ये अपोन में ए सी आ जाएगा। तो ऑल ओवर जब भी कभी एंगल बाइसेक्टर होता है तो कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलता है इस फॉर्मेट में कि जो रेशियो आपका ए बी और बी डी का है वही रेशियो आपका ए सी और सी डी का होगा। ठीक है, मैंने प्रूफ बोल करके करवा दिया है, वैसे प्रूफ नहीं करवाया, इसीलिए वो आपका होमवर्क है कि आप अप्लाई करके एक बार देख लेंगे। देखने के बाद एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे, उसके अंदर ये 11.7, 7.8, 13 नहीं लिखना है। एडी एंगल बाइसेक्टर है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ अल्फा 180 माइनस अल्फा आपने लिख लिया। रेशियो क्या निकलेगा, ए बी अपोन में बी डी, वही रेशियो ए सी और सी डी का। इसको कहने के कई तरीके हैं, जो रेशियो ए बी और ए सी का है वही बी डी और सी डी का होगा, जो रेशियो ए बी और बी डी का है वही रेशियो आपका ए सी और सी डी का होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड पूरी की पूरी है, अगर मैं यहां से रेशियो लिखना चाहूं किस पार्ट का, इसका और इसका, कौन से का भाई, बी डी और सी डी का, किस रेशियो में आएगा, 11.7 रेशियो 7.8, पॉइंट हटा दिया, किससे कट रहा है भाई, 13 6 78, 13 9 17, 13 9 और 13 6 78, फिर आगे सोल्व करोगे 3 रेशियो में 2, मतलब ये वाली जो लंबाई है ये 3 है, हमें सी डी चाहिए, इसका मतलब ये लंबाई हमारी क्या है, 2। पूरी लंबाई 5 थी, 2 हिस्सा सी डी के पास है, तो सी डी के पास कितना पार्ट है, 2/5 पार्ट। और असल में देखा जाए पूरी लेंथ 13 है, तो 13 का 2/5 पार्ट निकाल दो, 26 में 5 का भाग दे दिया, 5 बार चला गया, 1 बचा, 10 में डिवीजन चला गया आपका 2 बार, 5/2 आपका रिजल्ट हो गया। एसएससी के लिए जब इनको पढ़ा जाता है तो प्रयास ये रहता है डायग्राम कैसे अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये सीधी लैंग्वेज के सवाल होते हैं और इनमें डायग्राम अवॉइड करना पॉसिबल है। आज हमने इसे पहली बार पढ़ा है रेलवे एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट को अच्छे से देखा करें, जो जो चीज़ें मैं आपको कहता हूँ। अब आप मेरे ये वीडियोज़ वगैरह देख ही रहे हो, इसका मतलब आपको फेथ है मेरे ऊपर फेथ है, तो फिर तनाव क्यों ले रहे हो आप। जितना भी काम आपको किताब भी बताई कि ये किताब कर लेना पैरेलल में, मॉक टेस्ट के लिए भी गाइड किया, खुद भी करवा रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। जिनकी एग्ज़ाम लेट होगी तो बीच में हम लोग प्लान कर रहे हैं या तो आईबी के लिए या सीजीएल के लिए कोई ना कोई सीरीज़ लेकर के आए, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। बस पेशेंस के साथ मेहनत करते जाएं और टीचर की सारी बातें सुने, ये ना हो कि बात सुन नहीं रहे हो, सवाल आपने देखा और इतना जज कर लिया कि हाँ मेरे से हो जाएगा या मेरे से नहीं होगा। होने और ना होने से टीचर का कोई जजमेंट नहीं है। किसी भी किताब के अंदर आप देखोगे हर सवाल का सॉल्यूशन है, फिर किताब क्यों नहीं पढ़ते। मुद्दा ये है कि सिर्फ नॉलेज से एग्जाम में काम चल नहीं रहा है, ऐसी अप्रोच भी सीखनी है जिससे हमारा टाइम बचे। मेरा प्राइम फोकस वही है। 11 देखना, 11 नंबर में क्या कहा, कक्षा ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत अंक कितना है, 49, एवरेज मार्क्स दे दिए। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी। ए में जो स्टूडेंट आपको बताए हैं वो बी के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा है, तो बी में 4 मान लोगे तो इसमें 5 हो जाएंगे। ठीक, फिर क्या कहा, बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों के औसत स्कोर की तुलना में 20% अधिक था। बी वाले जो स्टूडेंट है उनका एवरेज स्कोर ए के कंपैरिजन में 20%, 20% 1/5, इनका 5 है तो इनका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए के जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स क्या है ये आपको फाइंड करना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 90, 5 और 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है, 5 4 9 90 को बताता है, इसका मतलब ये तो 50 हो गए, ये 40 हो गए। ये एवरेज हमने माना था कि इनका एवरेज 5x ले लो, इनका 6x ले लो। अब देखना जरा, आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है। टोटल मार्क्स जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में एवरेज मार्क्स, तो 50 गुणा में 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 250x, क्लास ए के सारे स्टूडेंट का सम। फिर इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40 गुणा में 6 240x। और टोटल मार्क्स हैं कितने भाई, एवरेज चल रहा है 49 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 90। देखना जीरो जब आप यहां से लोगे ये 0 0 हो गया, ये पार्ट आपका इधर से चला गया, 25 और 24 49 हो गया, 49x बराबर इतना बचा है, 49 को भी कैंसिल आउट कर दिया तो x की वैल्यू 9 आ गई। क्लास ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने थे, x की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई अपना 45 लिखा जा सकता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। देखो एक आदमी ने 2 उपहार 30 रुपए प्रत्येक में बेचे, मतलब हर एक को 30 रुपए में बेचा। एक उपहार में उन्हें 18% का लाभ और दूसरे में 18% का नुकसान, उसका समग्र लाभ या हानि क्या है। बात को समझना जरा, ऑल ओवर जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर लॉस होगा ये आपको पता है, लॉस निकालने का तरीका भी पता है कि x% का प्रॉफिट x% का लॉस जब सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस में तो ये मामला 0 हो जाता था, सिखाया था। सेलिंग प्राइस जब भी कभी सेम होती है x% प्रॉफिट x% लॉस, फाइनली x स्क्वायर अपॉन में 100% का क्या होगा लॉस। 18 का स्क्वायर 324 होगा, 324 बटा में 100 करोगे तो क्या लिखा आपने कि 3.24% का आ गया लॉस, आ गया। पूरा का पूरा उसने जो काम किया है उस पर आया है। अब देखना जरा यहां पर आप लोग क्या करोगे, सीपी आपकी अगर 100% है, सीपी 100% है, लॉस इतना है, सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, इसमें 100% में से इसको लेस कर दो, 100 में से 3 चला गया 97.24 और चला जाएगा तो 96.76 आपका बचेगा, लिखा जा सकता है। हर एक को 30 में बेचा, इसका मतलब बेचा कितने में पूरा सामान 60 रुपए में। 60 रुपए किसको बताते हैं 96.74 को, एक की वैल्यू निकालनी है अपोन में ये आ गया। और आपसे पूछ रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत, असल में देखा जाए रुपए में कितना है 3.4% की वैल्यू निकाल दो, रुपए में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जस्ट कंपैरिजन किया, सीपी ये है, एसपी आप लिखते तो भी क्या आती, 3 लेस कर दिया 97 बचा, फिर 96.76%। एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे लिखने की नीड है नहीं, सीपी पता ही है, लॉस आपने वर्बली काउंट कर लिया, स्क्वायर आते हैं उसकी वजह से। चलो इसे सोल्व करना एक टारगेट है अपना, ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, ठीक है भाई। अब देखो दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि 2 का आ रहा है 2.50 आ रहा है, 1.75 आ रहा है, पूरा सोल्व करेंगे तनाव आ सकता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। देखो 0 तो इधर आ ही जाएगा, 6 गुणा 4 आपका 24, 6 गुणा 2 18, 19 और आपका 20 आ गया। एक मिनट 6 4 24, 6 2 12, 12 और 2 14, 6 3 18 और 1 19, कितना आ गया भाई यहाँ पर 9674। एक बात बताओ 9000 का जस्ट डबल करोगे 1800 आ जाएगा, 600 का जस्ट डबल करोगे तो 1200 आ जाएगा, तो 19200 कुछ बन गया। फिर यहाँ से 74 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा पूरा किससे कट रहा है, लगभग 2 बार, अगर इसमें कोई हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है और लॉस आपको पता ही था, तो सीधे सीधे क्या कह सकते हो, इस सवाल में 2 रुपए का लॉस होगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि देखो ये 9000 कुछ है आपका और यहाँ पर 19000 कुछ है, मतलब ये 19000 मान लो, ये 9500 मान लो, 2 बार कट गया। अगर 3 बार 3 रुपए का आता तो लगभग ऊपर वाली वैल्यू 27000 28000 से भी कुछ ऊपर मिलती। अगर 2.5 से कटना होता तो ये 19000 और 27000 के बीच की वैल्यू होती। तो ये आपको एक इस टाइप का कॉमन सेंस है जो डेवलप करना है। रीजन उसके ऑप्शंस ऐसे नहीं है कि 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.3 भी है। तो ऐसे केसेस में हमेशा सहारा किसका लेना है, अप्रोक्सीमेशन का। चलो भाई ये एक आपकी इंपॉर्टेंट बात थी, इसे अपने नोट्स में या जो भी है कहीं आप इसे मेंशन करके रखें।
देखो, एक वस्तु का सूची मूल्य रुपये 7,600 था, इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे उसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5,814 रुपये हो जाए। मतलब सूची मूल्य एक तरीके से बात करोगे आप, मार्क प्राइस ही होती है 7,000। मतलब ये कब काम में लेते हैं, जब एक डीलर दूसरे डीलर को बेचता है तो एक लिस्ट प्राइस बना ली जाती है। गहराई में नहीं जाना है। मार्क प्राइस कितनी है 7,600, डिस्काउंट दे दिया कितने का 10% का। 7,600 पर 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कितने का 760 का। अब कीमत कितनी रह गई भाई, 7 और 1 8, 8 8 आपका 16 और ये 6,840 रुपये अब उस वस्तु की कीमत रह गई। लेकिन क्या कह रहा है, एक डिस्काउंट और देना है। तो जब भी ये दूसरा डिस्काउंट देता है इसका मतलब डिस्काउंट आपके चल रहे हैं सक्सेसिव में। दूसरे डिस्काउंट की कीमत ही निकाल लेते हैं फिर। देखो, दूसरे डिस्काउंट के बाद कीमत 5,814 रुपये है। दूसरा डिस्काउंट देख लो कितना आया, यहाँ पर ये जीरो, ये 1,026 रुपये का डिस्काउंट दिया। देखो, ओरिजिनल कीमत आपकी ये थी, पहले डिस्काउंट के बाद कीमत ये रह गई। डिस्काउंट 1,026 का दिया किस पर, इस कीमत पर 6,840। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर दो 100। इसे हम लोग करेंगे यहाँ से सोल्व। ये पार्ट आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, सीधे सीधे नहीं कट रहा है ना, तो क्या करो भाई 2 से काट दो। 84 में भाग जा रहा है, 2 से काटोगे 5 बार और इसको भी 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 513। इसे काट देते हैं 4 से, 17 4 68, 171 आ गया। कट रहा है कहीं से देख लेते हैं, 5 3 13 5 65, 5 5 आपका 25, सपोन में 171। लगभग ये आपका कितना है 200। आंसर यहीं से बनना है, किससे गुणा करें। अब एक बात बताओ, 171 को एक ऐसे ऑप्शन से गुणा करना है जिसकी वजह से यूनिट डिजिट 5 बने। अब वो ऑप्शन क्या नहीं हो सकता, ये भी दिमाग लगा लो। 10 बार अगर कटता तो ऊपर संख्या क्या होती 1710, लेकिन वो तो उससे भी ऊपर है। तो इसका मतलब किससे गुणा होगा, और यूनिट डिजिट भी आपको 5 मेंटेन करना है। इसका मतलब कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ रिजल्ट क्या आएगा 5। ये छोटे छोटे कॉमन सेंस हैं जो आपको लगाने हैं और सीखने हैं। सवाल दिखने में आपको लग रहा होगा लंबा चला गया, ठीक है, एक में से दूसरे को लेस किया फिर ये किया। देखो, अगर आप इस लाइन को हटा सकते हो तो ऊपर वाली हट जाएगी, लेकिन इसके आगे का जितना भी पार्ट है वो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, उसका अपने पास कोई समाधान नहीं है, ठीक है। लास्ट में जाकर के पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि मैं तो काट के ही देखूंगा। एक रफ आइडिया रखो कि भाई यहां पर एक आंसर आएगा, उसको अगर आप 171 को अगर आप उस आंसर से गुणा करोगे ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमने यही तो दिमाग लगाया कि भाई एक को किससे गुणा करें कि ये 5 बन जाए, तो इधर वाली संख्या के पास 5 होना मस्ट है। तो उसके हिसाब से तो एक ही ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है। अप्रोक्सीमेशन की भी नीड नहीं थी, यूनिट डिजिट का सहारा लेकर ही हमने उसे सोल्व कर दिया। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता चमत्कार, अगर आप सोचे कि तुरंत के तुरंत आप आज मॉक टेस्ट लगाते हो इसे अप्लाई कर दोगे, नहीं भाई, एफर्ट लगानी पड़ती है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर के सिलेक्शन होता है। और अगर ऐसा कुछ होता कि कोई जड़ी बूटी आती और मेरे पास ही होती वो, या किसी XYZ टीचर के पास होती, तो मेरे ख्याल से सारा मीडिया उसके पीछे लग जाता और दिखा देता कि इन गुरुजी के पास जड़ी बूटी है, इसको खाने पीने से सिलेक्शन हो जाते हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ, मेरे पास जो नीचे आपको स्कोर कॉर्नर में दिख रहा है CGL मेंस का 200 आउट ऑफ 200, जितनी चीज़ें मुझे आती हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, जो भी आप मान सकते हो। नई बुक्स के जब भी किसी भी कोई भी नई बुक आपकी रिलीज होती है, बिल्कुल मैं उसको मंगवा करके देखता हूँ कि उन्होंने कुछ अपडेट किया है या नहीं किया, बशर्ते वो किताब एटलीस्ट SSC के लिए निकाली गई हो, बैंक PO के लिए निकाली गई हो, CDS के लिए। छोटे छोटे पार्ट्स सीख रखे, उनकी वजह से क्या होता है, टाइम कैसे बचे। सवाल कर रहे हैं, आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, टिपिकल भी आते हैं, लेकिन ये जो यूनिट डिजिट का यूज है, अप्रोक्सीमेशन का यूज है, डिविजिबिलिटी का यूज है, जब आपको ये आता होता है तो आप एक पार्ट सोल्व करके ही नहीं देखते हो, सीधे सीधे उसी से दिमाग लगाते हो। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसा ऑप्शन बन रहा है, 2 ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन लगे तब अप्रोक्सीमेशन का भी सारा कर देते हैं कि अच्छा इन दोनों की वजह से ही यूनिट डिजिट सेम आएगा। जैसे पिछला सवाल था, अगर वहाँ एक ऑप्शन वो 5% डाल देता, एक 15 डाल देता, किस पर टिक करते। जायज़ सी बात है भाई, ऊपर वाली संख्या 2500 कुछ थी, नीचे वाली आपके पास मेरे ख्याल से 700 के आसपास कुछ थी, 1700, ऊपर वाली 1700 जो भी थी देख लेना उसके अंदर, ठीक है। तो उससे आइडिया लगता है कि इसमें डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू तो 10 से भी ज़्यादा बार डिवाइड हो जाएगी,
तो 5 तो आने का सवाल ही नहीं, तो बचा ऑप्शन क्या अपने पास 15। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसका ध्यान रखना। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9, 40, 41 है। देखो सवाल वैसे देखा जाए तो खत्म है। खत्म कब है? जब आप ये जानते हो कि 9, 40, 41 क्या है, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट के लिए क्या करोगे और कितने होते हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा है यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें वासु सर ट्रिपलेट नाम से, तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, कितने होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं और कौन से ध्यान नहीं रखने, बस उनकी वजह से आपको उसका बेस पता है तो सीधे सीधे पकड़ जाओगे कि अच्छा ये ट्रिपलेट बनता है। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आता, ये तो आप चाहते तो माइंड में डील कर सकते थे, क्या 9 गुणा 40 गुणा हाफ 9 गुणा 20, तो कितना आ जाता है 180। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो क्या करेगा, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेगा, ऐड करना 41 में 9 जोड़ा 50, 40, 90 और 45, सेमी पेरीमीटर कितनी आ गई 45। हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे 45, 45 में से 41 गया 4, 40 चला गया इसमें से तो 5 और ये चला गया, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 36। ठीक है, 36, 9, 45। अब क्या करना है, गुणा नहीं करना है पूरे को। पहली बात 36 की वजह से 6 निकाल लो, ये 5 है, इससे एक 5 ले लो, बाहर 5 निकाल लो, इसके पास 9 बचा है, फिर 9 गुणा 4 36, 6 निकाल लिया, 6, 5, 30 गुणा 6 180। ठीक है, यहां पर अगर आप हीरोज फॉर्मूला से कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे को याद आ ही जाएगा, कोशिश करो अपनी तरफ से बेहतर, लेकिन नहीं याद आता है तो हीरो का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई किया, अब इधर ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे को गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। जो जो पेयर बन रहे हैं उनके अंडर रूट सीधे सीधे बाहर निकालते जाओ, किसी से कुछ उधार लेना है उससे उधार लो, अंडर रूट बाहर निकाल लो, आंसर परफेक्ट आने हैं तो इसका मतलब सोल्व हो ही जाएगा। चलो भाई सवाल नंबर 15 देखना। 15 नंबर में देखो इसने क्या कहा, साइन 27 कोस 60 डिग्री। एक बात बार बार रिपीट की गई है ये कि a प्लस बी की वैल्यू जब भी कभी 90 डिग्री होती है तो आप कह सकते हैं कि साइन a की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस b के। मतलब साइन और कोस के साथ जो एंगल है उन दोनों का सम 90 बने। जैसे साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के बराबर होती है, क्यों, 30 और 60 को जोड़ कर देख लो, सम 90 आ रहा है। तो ऐसे ही देखो 27 और 63 को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा 90, तो इसका मतलब साइन 27 की वैल्यू कोस 63 के इक्वल है, दोनों ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो ये 1 बन गया। माइनस अगले में क्या कहा भाई, कोस 27 साइन 63, क्या फर्क पड़ गया, वही बात है वैसी, इनकी वैल्यू ऊपर और नीचे, मतलब कोस 27 की वैल्यू साइन 63 के इक्वल हो गई, ये भी 1 हो गया। 1 - 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो ऐसा सवाल था। एक छोटी सी बात अगर आपको पता है तो आप इसे सीधे सीधे वर्बली डील कर सकते हैं। चलो भाई एक अलजेब्रा का इस पैटर्न का सवाल, बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। पूछा क्या है आपसे भाई, पूछा है x³ + 1/x³। 7 पैटर्न पढ़ाए थे। अब देखो उधर वाला जो पैटर्न देख रहे हो x⁸ - 34 x⁴ + 1 = 0, तो क्यों ना ऐसा करें, इसको x 1/x के फॉर्मेट में लेकर जाएं। तो 34 के जो भी पास है उसका डिवीजन कर दो, x⁴ का डिवीजन करोगे x⁸ में x⁴ प्लस मैं ले लेता हूँ 1 अपोन में x⁴ माइनस का 34 x⁴ में से x⁴ कैंसिल आउट हो गया, 34 बचा, राइट साइड में भेज दिया। आपको रिजल्ट किसका चाहिए भाई, आपको रिजल्ट चाहिए x³ + 1/x³ का। कैसे निकलेगा, तभी निकल पाएगा जब x + 1/x की वैल्यू पता होगी। तो क्या करना था, इसका अंडर रूट करो, अंडर रूट करोगे तो क्या सिखाया था, अंडर रूट प्लस से प्लस में जाओगे तो इसमें 2 जोड़ दो और अंडर रूट कर दो तो 6 बनेगा, 36 की वजह से 6। अब यहाँ एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी, 2 टाइप के बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे से 90 डेज के अंदर जो सीरीज चलाई है उसमें जिन्होंने पढ़ लिया, एक दूसरे बच्चे जिन्होंने खुद से पढ़ रखा होगा वो वाले। अगर आपने खुद से पढ़ रखा है तो कोई तनाव नहीं है, नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये लगेगा ये टीचर खुद को ही समझा के चला गया। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं मॉक टेस्ट के अंदर ये बात ऑब्जर्व कर रहा था कि बच्चे कैसे कमेंट कर रहे हैं। तो 4-5 दिन में या न्यू कहो 1 वीक में 1-2 ऐसे कलाकार बच्चे मिल जाते हैं जो कह भी देते हैं
कि ये टीचर खुद को ही पढ़ा जाता है। खुद को नहीं पढ़ाते। रीज़न ये है कि आप चाहते हैं कि 1 घंटे का आप टाइम देंगे और उसकी वजह से आपकी मैथ सुधर जाएगी। नहीं भाई, ये मान के चलो पेन इतना ज़्यादा घिसना पड़ता है कि अंगुली भी कई बच्चों की टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, एफर्ट्स हैं वो, मतलब आपको लगाने ही पड़ेंगे। ज़्यादा बड़ी एग्जाम है उतने ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। रेलवे की सीरीज चल रही है तो इस एग्जाम में तो इतना तनाव नहीं होता है। तो बात ये थी कि अगर आप अंडर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर 1/x² में जाएंगे, ऐड होगा इसमें 2, अंडर रूट करोगे 6 आ जाएगा। इसके बाद आगे जो वैल्यू आएगी x² का अंडर रूट करोगे, ये आएगा x + 1/x। करना क्या है, वही 2 ऐड करके अंडर रूट करना है √8। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर मैं आपको यहां मोटा मोटी बात कहूं तो सारा कुछ दिखता है आंखों में, सारा कुछ। देखो गौर से कि जब आप डिवीजन करेंगे x की पावर 4 का, तो पावर 4 का पैटर्न राइट साइड में 34, स्क्वायर में जाओगे अंडर रूट करना है, 34 में 2 जोड़ा, अंडर रूट कर दिया, 6 आ गया। फिर x + 1/x में जाने के लिए फिर अंडर रूट करोगे तो 6 में 2 जोड़ के अंडर रूट किया तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8। ये किसकी वैल्यू, a की। इस पर जाना है तो क्या करते थे, a का क्यूब -3 है, इसका क्यूब करोगे 8, अंडर रूट 8 आ जाएगा। और माइनस का क्या करना है, 3 √8 कॉमन ले लिया, 8 में से 3 चला गया, 5 √8। तो ये जो असल में सवाल आपको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, आप एक बार अलजेब्रा के सेक्शन में जाकर 7 पैटर्न पढ़ लें, आपको ये लगने लग जाएगा ये सवाल कुछ नहीं है। पूरा का पूरा ये सवाल आप वर्बली डील कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया था कि एक फॉर्मूला होता है, फिर पुराने में जाकर के देखा आपने कि कौन सा फॉर्मूला है, फिर इसे आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो उसमें लिख लिख कर करना पड़ेगा, उसमें टाइम किल होगा। डिटेल में हर बात लिख करके करोगे तो कम से कम ये सवाल आपके 50-60 सेकंड किल कर देगा। माइंड में करोगे तो 10, 15 या 20 सेकंड मैक्सिमम है। चलो भाई, अगला सवाल देखना जरा, अगले सवाल में क्या कहा। देखो, 5 cos² θ + 1 = 3 sin² θ। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दे रखा है, या तो थीटा की वैल्यू रखो, या बेस्ट वे क्या रहेगा कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर वैल्यू रखते हैं, और क्या पता वैल्यू ना भी रखनी पड़े। कैसे करोगे, बीच में जो 1 लिखा हुआ है उसको मान लो sin² + cos², तो इसका जो sin² है वो इधर जाएगा, 3 में से लेस हो जाएगा तो 2 sin² θ। ये cos² था, 5 और 1 6 बार हो गया, 6 cos² θ। कोस इधर जाएगा, अंडर रूट कर देंगे tan θ। ये इससे कटेगा, 3 बार अंडर रूट करोगे √3। अब तनाव खत्म हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। आगे वाला पार्ट मेरे ख्याल से आप सोल्व कर लेंगे कि tan 60 की जो वैल्यू है आपकी वो √3 हो जाएगी, ये वाली 2 हो जाएगी, cot 60 की वैल्यू आपकी 1/√3 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 + 2 √3 आ गया, नीचे दोनों का खत्म हो गया तो क्या बचा अपने पास, 3। तो ये सीधा सटीक सवाल तरीका था इस सवाल को डील करने का। चलो भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल और देखना जरा। देखो क्या कहा इसमें, सवाल नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये पैटर्न क्या कौन सा क्रिएट कर रहा है, 1/a + 1/b + 1/c - 2/5। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। अब तक जो सवाल हमने किए उनमें क्या चल रहा था, 1/a + 1/b + 1/c, या फिर प्लस का 1/d। उसमें ऐसा सीन नहीं था, c - 2/5। रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न ये होता है किसी बच्चे ने नहीं कर रखा है तो वो तुरंत छोड़ देगा, या लास्ट में उसे समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं। ठीक है, तरीका सिंपल सा है। क्या करना है, आपको सिखाया गया है कि जो 45/53 है, 45 को नीचे ले आओ, तो यहां क्या बचा, 53/45। 45 का डिवीजन करना है 53 में, कितनी बार गया भाई, 1 बार। यहां क्या बचेगा, यहां ऑब्जर्व करना, 53 में 45 का डिवीजन किया है, डिवीजन किसका कर रहे हो, 45 का। 53 में 1 बार चला गया तो कितना बचा, 8। यहां 8/45 बचेगा, इस 8 को नीचे ले जाओ इसके, तो 1/ में ये क्या होगा, ऊपर तो 1 आ गया, 45/8। 45 में 8 का डिवीजन, 8 5 40। ठीक है, तो यहां पर देखो डिवीजन लग गया 5 बार। इस जगह अगर मैं बात करूं, डिवीजन आप 8 का कर रहे थे, ऊपर क्या बचा आपके पास, 5।
5/8 है। इस 5 को फिर नीचे लेकर गए तो 1 में ये वाली जो बात आपकी निकल के आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 8/5 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा कंपैरिजन करें तो पहले वाला जो पार्ट निकल के आया वो ए था, दूसरे वाला पार्ट निकल के आया वो बी था। सी वाला मामला सेट नहीं बैठ रहा है, तो कौन कह रहा है सी वाला सेट बैठा हो? आपको ये पता है कि इस पूरी की पूरी जगह में क्या लिखा हुआ है c-2/5 और हमारे पास पूरी जगह में क्या आया है 8/8/5। सी की वैल्यू, ये मामला राइट में जाएगा, 5 एलसीएम आ गया, 2 और 8 आपका 10, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 लिखा जा सकता है। तो एक खास बात तो ये थी कि अगर आपके पास भी ऐसा सवाल आ जाता है तो क्या करेंगे। इस बात पर मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस भी करवा रखी थी, कई सवाल हमने किए थे, इसलिए मैं इस चीज़ का ज़्यादा तनाव नहीं ले रहा। तनाव लेने की कोई बात भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमने स्पीड से सोल्व किया इनको। देखो कि उसमें क्या सिखाया था, सीधे सीधे ही, जैसे एक बार के लिए मैं आपको करके बताऊं तो हमने ये सीखा था एक्चुअल में कि 1 में चेंज करते जाओ, 45 में डिवीजन करोगे, 8 एक बार चला जाएगा, 8 बचा, उस 8 को नीचे ले आओ, 45 में वही डिवीजन आपका 5 बार बचेगा, फिर उसको नीचे ले जाओगे तो 1 में ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास 8/5। सेम वो का वो काम हमने यहाँ पर किया। वो काम बहुत स्पीड से होता है, हमने सीख रखा उसको। चलो वो काम इतना सा आप कर लेते, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। पूछा क्या भाई आपसे 4 बार 1, 4 × A 4, फिर माइनस बी की वैल्यू माइनस यहाँ से 5, प्लस का 3C, 3 × 2 6, 10 में से 5 चला गया तो कितना बचा आपका रिजल्ट 5। ठीक, एग्जाम में कभी भी इस टाइप की अनवांटेड प्रैक्टिस नहीं करनी होती, सीधे सीधे पैटर्न को देखा, सीधे सीधे उसको लिख लिया। अभी भी अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप देख सकते हैं। देखना जरा, कोसेक 39 डिग्री बराबर x है, फिर कुछ बातें दे रखी हैं उनकी वजह से आपको वैल्यू पूछी है। देखो 1 कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूं, सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर 51 डिग्री, ऊपर चला गया, हालांकि इसे लिखने की नीड नहीं थी। फिर ये साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस का साइन आपका टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस साइन इनटू में सेक, ये आपको सिखा रखा है कि ये तो 1 ही बनता है। ठीक, असल में देखोगे तो आपको ये भी सिखा रखा है, ये भी जो बनता है ये भी क्या बनता है आपका 1 बनता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू में 1, कब? जब ए प्लस बी आपका 90 हो। जोड़ना 51 39 एक ही तो बन रहा है, 90 डिग्री तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपका 1 बनेगा, इस 1 के साथ खत्म। अब मुद्दे की बात यह है, इतना कुछ लिखना नहीं था। देखो पहले जितना काम मैं आपसे कहता हूं उतने की मेहनत कर लिया करें तो आपके लिए मॉक टेस्ट भी आसान होंगे और सिलेक्शन लेना भी आपको वही है, बाएं हाथ का खेल लगेगा। एटलीस्ट मेरी तरफ जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें तो बाएं हाथ का खेल आपका हो जाएगा। पैरेलल में मेहनत करें, वरना अदरवाइज बीच बीच के अंदर कुछ अजीबोगरीब कमेंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमें भी लगता है यार क्या सीन है। फिर कई बार जैसे टेलीग्राम के ऊपर मान लो कोई नया ही बच्चा जुड़ा, वो ये भी कह देता है कि सर मेरे तो नहीं समझ में आ रहे मॉक टेस्ट, मैसेज कर देता है। फिर उससे अंदर से टटोल के पूछते हैं कि भाई कब से ज्वाइन किया था, वो कहता है मैंने तो ये 11वें नंबर से मॉक टेस्ट देखे थे, 11वां 12वां देखा, मेरे तो समझ नहीं आया। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक प्रॉपर मेहनत, पूरा का पूरा रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए आपको गाइडेंस भी दिया था। इवन आप स्टार्टिंग की 8-10 क्लासेस देखेंगे, डिटेल में हमने चर्चा की थी कि जीके कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ्स हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे। सिलेबस 90 डेज का कहा था, 90 में पूरा करवाया, कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में। रिवीजन कहा था आपको, रिवीजन भी पूरा करवाया। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के लिए कहा था, मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करवाए। तो आप भी थोड़ा पैरेलल में मेहनत करें तो देखो एक पार्ट तो ये तो कट ही गया, वो साफ साफ दिख जाता है अगर आपने काम कर रखा है। फिर टेन स्क्वायर 51 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये नहीं पता है तो एक ट्राइंगल बनाना जरा। और कोसेक 39, इसको मैं 39 डिग्री लिखता हूं, 39 के सामने परपेंडिकुलर होगा मेरा और 90 के सामने हाइपोटेनस ही है। कोसेक 39 की वैल्यू उसने x दे रखी है, उसे रीड करो x/1, x परपेंडिकुलर सॉरी x हाइपोटेनस 1 आपका परपेंडिकुलर। देखना कोसेक 39 डिग्री आपको x दिया, कोसेक थीटा किसको बताता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर को।
बेस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट मुद्दे की बात यह है कि वो तो हमसे टेन स्क्वायर 51 डिग्री पूछ रहा है, तो कोई तनाव नहीं लेना है। गौर से देखो, ये 90 है, ये 39 है, तो ये कितना होगा 51, तीनों का सम 180, 90 ये हो गया तो इन दोनों का सम 90। अब आपको टेन 51 डिग्री की वैल्यू बतानी है और उसका भी क्या करना है फिर आपको स्क्वायर। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इसका भी स्क्वायर करना है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये आ गया और ये इसका बेस हो गया अपॉन में 1। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी है वो यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट। बस इतना सा ही काम हमें करना था कि कुछ पार्ट आपका वर्बली सोल्व हो रहा है और बचे हुए पार्ट को आप सीधे सीधे डील कर सकते हैं ट्राइंगल बना करके। देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 9 इज फैक्टराइज एज, नॉर्मल सी बात है, 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या करोगे, 5a माइनस 3 इंटू में 5a प्लस 3, तो जस्ट पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अलजेब्रा का एकदम नकली सा सवाल है। अगला सवाल देखना क्या कहा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी प्लस 2c, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर क्या कहा इसने 4c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कुछ इस टाइप का सा आपको पैटर्न दे दिया। अब नीचे देखना जरा, सारी की सारी चीजें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस समथिंग में चल रही हैं, तो इसका मतलब ये इसी का फॉर्मूला है। सारे के सारे ऑप्शन में a क्यूब बी क्यूब और c के साथ कुछ मल्टीपल है। तो असल में देखोगे तो एक बात हमने देख रखी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या लिखा जाता था, इक्वल में लिखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, या यूं कह लूं अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखना चाहता हूं तो यहां से x का क्यूब ये, यहां y इसका क्यूब ये, यहां z ये, फिर माइनस का साइन, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 के साथ दिखना चाहिए। तो पहली टर्म a प्लस बी प्लस 2c है, तो इसको यहां a प्लस बी प्लस 2c है, तो a की वजह से a का क्यूब दिखेगा, b की वजह से b का क्यूब दिखेगा, इसकी वजह से क्या होगा 2c का क्यूब करोगे तो 8c क्यूब, माइनस क्या आएगा 3 गुणा में a गुणा में b गुणा में, और c की जगह क्या है 2c, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6abc। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ये कब की बात है, इस सवाल में एक सिंगल शब्द नहीं लिखना था, हालांकि वैल्यू पुट वाले मुद्दे पर आएंगे हम लोग, सिंगल बात भी नहीं लिखनी थी आपको, सीधे सीधे यहां पर आप डील कर सकते थे कि नीचे दिए गए फॉर्मूले क्यूब के हैं, फॉर्मूले हमने याद कर लिए, जस्ट कंपैरिजन करो और अंदर वाली बात, और अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको भी लिखने की क्या नीड है भाई, क्यों लिख रहे हो अंदर वाले ब्रैकेट को, पहली टर्म से ही सोल्व हो रहा है, मस्ट है, उसे क्रॉस चेक करोगे वही आना है। दूसरा तरीका था क्या था, कोई वैल्यू मान लो, जैसे क्या कर लो a और b को या b और c को जैसे हम लोग जीरो कर दें, b को भी जीरो c को भी जीरो, तो क्या बचा a इंटू में a क्यूब, अच्छा ये तो हर ऑप्शन में ही आ जाएगा, तो फिर क्या करें हम लोग a और b को जीरो करते हैं तो आगे 2c इंटू में 4c स्क्वायर आएगा, 8c क्यूब आपका रिजल्ट बनेगा, डी ऑप्शन आपका हट गया। अब आपको दो वैल्यू ना होकर के किसी एक को जीरो करना है, बची हुई दो वैल्यू की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लो। अब मुद्दा ये है कि कुछ बच्चे वैल्यू पुट के अलावा इनको करना नहीं चाहते, वैल्यू पुट में तनाव आता है, जहां यूज होता है बिल्कुल मैं आपको समर्थन करता हूं उस बात का कि भाई ये सवाल ऐसे सोल्व होगा तो बेहतर होगा। ऐसे सवाल कहा था अलजेब्रा में गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं, उनको याद कर दो, सारा काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज एग्जाम हॉल में बैठ करके एक को जीरो किया, दूसरे की वैल्यू ये की, तीसरे की वैल्यू ये की, एक तरीका और भी अप्लाई कर दिया, a बराबर b बराबर c लेकर के सोल्व कर दिया, टाइम काफी किल हो गया। और जबकि सवाल ऐसा था, स्क्रीन पर देखा, ऑप्शन की तरफ देखा, टिक मारा, रिजल्ट आ गया। तो आई होप ये वाला सुधार आप खुद में कर लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई बराबर है और 15 सेंटीमीटर, उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दोनों भुजाएं ये 15 एंगल 90 डिग्री, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 15 इंटू 15 अपॉन में 2, 225 बटा में 2 आ गया। अगला सवाल देखना, 1 अपॉन a टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4 इक्वल्स टू में आपके पास क्या है 50, और आपसे क्या पूछा है a क्यूब प्लस 1 अपॉन में a क्यूब। आज इस पैटर्न पर एक सवाल मैंने करवा दिया, सवाल के लगा लेना भाई स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट है। होमवर्क में हम लोग इस सवाल को डाल रहे हैं, होमवर्क करेंगे बिल्कुल,
पीछे जो सवाल था ना, बड़ी पावर से छोटी पावर में आना, फिर वापस से बड़ी पावर में जाना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अगला सवाल देखना जरा 24 नंबर का। जब दो समान धन 5 साल और 3 साल के लिए क्रमशः 7%, 9% प्रति वर्ष की दर से जमा किए जाते हैं और उनके साधारण ब्याज का अंतर है इतना है, तो जमा राशि समान ही धन है। 5 साल के लिए 5 गुणा में 7% करोगे 35% ब्याज, दूसरे में 3 गुणा में हर साल 9%, तो 27 और 35 का आप डिफरेंस लेंगे तो 8%। 8 किसको बताता है भाई? 475 को। एक की वैल्यू 475/8 और मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 से, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई तनाव वाला सवाल नहीं है, ना ही ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कैलकुलेशन है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। टेबल बताई गई है, लिख करके सोल्व नहीं करना। टेबल, मुद्दा ये था इस सवाल को रखने के पीछे भी कि कई बार क्या होता है कि सारा काम आपको दे दिया कि यहाँ से टेबल याद कर ली, वादे कसमें तो आप कर ही लेते हो, टेबल याद कर नहीं रहे हो। तो मैंने सोचा क्या आप उसको भूल गए हो या याद है। सीधे सीधे हो रहा है। 7 की वजह से सरकमफेरेंस 44 होती है, एरिया 154। 14 की वजह से सरकमफेरेंस जस्ट डबल 88 होगी, और इसके बाद एरिया इसका कितना हो जाएगा? 616। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना, ऑप्शन डी, सरकमफेरेंस 88 और एरिया इसका 616। जो टेबल आपको बताई गई है उसे भी अच्छे तरीके से आप याद कर देना। समचतुर्भुज ABCD आपको दे रखा है और एंगल ABC की वैल्यू 50 डिग्री 2 डिग्री है। देखो एक रोम्बस है, रोम्बस में आमने सामने की साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं और एंगल ABC है, तो क्या कर दें, यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। ABC की वैल्यू कितनी है? 52 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है A, C और D की। अब एक छोटी सी बात यहाँ से समझना, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 आएगा। इससे अगर मैं थीटा मानता हूं तो मुझे पता है थीटा प्लस 52 डिग्री मेरा क्या होगा? 180। फिर देखना जरा, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन काटेगी तो थीटा और इस एंगल का सम 180 होगा। 52 और थीटा का भी 180, दो पैरेलल लाइन तीसरी ने काटा। थीटा और इसका भी सम 180, दो पैरेलल लाइन तीसरी ने काटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस एंगल की वैल्यू 52 डिग्री होगी। थीटा में क्या जोड़े 180 हो जाए? 52 जोड़ रखा था इधर। चलो आप ये बात अगर सीधे ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी है कि रोम्बस में आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। अब आ जाते हैं ACD पर। एंगल ACD ऑब्जर्व करना, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर। ये 52 है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। 180 में से 50 चला गया, 130 बचा, उसमें से भी 2 चला गया, 128। 128 कितना हो जाएगा? फिर हाफ करोगे तो 64 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, ये आपका रिजल्ट आ गया। अगला सवाल देखना भाई, अगला भी होमवर्क में डाल रहा हूं, बोर्ड मास का आपका सवाल है। बोर्ड मास आपको करवा दिया गया है। ऑप्शंस देख करके थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है। 27 नंबर, 28 का देखना जरा। एक व्यापारी लागत मूल्य से 60% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, मतलब जितने में खरीदा 60% बढ़ा दिया, फिर 25% की छूट उसका लाभ। ध्यान से देखना, वर्बली करने का प्रयास करना है। 100 रुपए में खरीदा, 60 बढ़ा के 160 लिख दिया। इस पर डिस्काउंट 25, मतलब 1/4 पार्ट डिस्काउंट। 160 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 40। 160 में 40 का डिस्काउंट कर दिया, कीमत कितनी बची? 120। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20% का प्रॉफिट। वर्बली करने का प्रयास करना, इन सवालों का पर्पज इतना ही है। चलो भाई, ये आज का अपना सेशन कंप्लीट हो गया है। एटलीस्ट सजेशंस जरूर रखा करें आप, सेशन पूरे देखा करें। रीज़न ये है, आधी अधूरी मेहनत के आज ऐसा दौर आ चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, और कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आधी अधूरी मेहनत कर लूँ और उससे मुझे सिलेक्शन मिल जाए। ऐसा संभव है नहीं। डेली एफर्ट लगाओ, 1 घंटे मैथ्स देखो, जीके भी देखा करो, रीजनिंग भी देखा करो। 2-3 घंटे आप बिल्कुल यूट्यूब को दे सकते हैं। बचे हुए टाइम में क्या करना भी, सेल्फ स्टडी करो, रिवाइज करो। बहुत सारे सोर्सेज आपको बता रखे हैं, मॉक टेस्ट लगा लो, तो सारे काम किए जा सकते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग के साथ पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट करें। किसी भी टाइप का आपके पास इश्यू आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं
इसके अलावा कोई सजेशन है तो भी बताएं। रेलवे के मॉक टेस्ट चल ही रहे हैं अपने, अब कोशिश कर रहे हैं कि सीजीएल के या आईबी के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आएँ। आज की वीडियो में कमेंट जरूर करना कौन से स्टार्ट करें और कब से स्टार्ट करें। चलो भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।